हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू say one thing, that in case you believe that these videos are helping you out in some way or the other, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आपने मेरी विजन IAS की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, एक बार आप कंटेंट को खुद पढ़िए और आप फिर वीडियो की एक्सप्लेनेशन से कंपेयर कीजिए विजन IAS की एक्सप्लेनेशन वीडियो से। और आप अगर आपको सच में लगता है कि वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग या एक बेटर क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही हैं, देन प्लीज डू स्टिक टू देम। ओके, तो अगर हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस की बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो एज फार एज आई थिंक। अब तो रिकॉर्ड करते करते कितना समय लगता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई बिलीव इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत ब्रीफ आए हैं। देयर इज नॉट मच इनटू टुडेज न्यूज़पेपर्स। ऑलराइट, तो पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, यूनाइटेड नेशंस प्रिपेयर्स to monitor methane emissions globally using satellite based system Mars। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मीथेन जो है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रेलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। प्रेलिम्स में ऑफ कोर्स मीथेन के बारे में कुछ बहुत ही यूनिक से फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है जो आपको लगेगा कि नहीं ये शायद गलत है, पर वो सही होंगी स्टेटमेंट्स या जैसे भी। सो गो इनटू देम। और जहां तक मेंस की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ क्यों मीथेन एक्चुअली इस बार इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं उनमें सैबोटेज हुआ है और काफी मीथेन लीक हुआ है जो काफी लंबे ड्यूरेशन तक उसमें बबल्स फॉर्म होते रहे बॉल्टिक सी में। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। तो देखिए, जो भी कुछ चल रहा है ना जो पेपर में आता है वो डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं आता, सब कुछ एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन होती है जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रहा है या फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रहा है। ऑफकोर्स आपसे पॉलिटिक्स क्वेश्चंस लगेंगे कि पॉलिटिकल हैं अगर हम मेंस की बात करें, लेकिन आपको पॉलिटिक्स नहीं लिखनी है। यू हैव टू बी लाइक वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन योर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो इन योर आंसर्स। ठीक है, तो मिथेन पे आप अच्छा मैटर प्रिपेयर कीजिए। इंडिया स्पेसिफिक या इंडिया ड्रिवन कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, आप नेशनल एक्शन प्लान लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का, या फिर आप और भी जितने मिथेन स्पेसिफिक हमारे, या फिर अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें जो हमारे BS4 स्टैंडर्ड से हम 6 पे जाना चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आपको यूनाइटेड नेशंस ड्रिवन कौन कौन से एक्शंस लिखने हैं। तो देखिए, इन कीपिंग विद द रिलेटिवली न्यू फोकस ऑन कटिंग एमिशंस ऑफ मीथेन, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करेंगे। ये सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करेगा, ट्रैक करेगा कि मीथेन की इमिशंस कहाँ से ज्यादा निकल रही हैं। ओके, तो टारगेट स्पेसिफिक हो जाएगा ये, एंड अलर्टिंग गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस टू रिस्पॉन्ड। अगर उन्हें पता चला कि फॉर एग्जांपल गैम्बिया में अगर किसी तरह की एमिशंस किसी स्पेसिफिक स्पॉट से बहुत ज्यादा हो रही है, मे बी किसी लैंडफिल से या कहीं से भी, तो वो अलर्ट करेंगे सरकार को या फिर कॉर्पोरेशंस को, प्लीज रिएक्ट टू इट, डू समथिंग अबाउट इट। ओके, तो ये इसका अगर हम नाम देखें, मार्स इज द एक्रोनिम, एंड इफ वी लुक एट द फुल फॉर्म ऑफ इट, द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ओके, तो व्हाट इट वुड डू, ये क्या करेगा एक्चुअली, इट वुड इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर सैटेलाइट्स जो ऑलरेडी सैटेलाइट्स ऊपर हम ऑर्बिट में प्लेस कर चुके हैं, जो नेविगेशन कर रही हैं, उनसे डेटा लेके साथ ही में जो आने वाली सैटेलाइट भी हम नेविगेशनल पर्पसेस के लिए या इस तरह की और रिसर्च और सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए जो ऊपर भेजेंगे उससे भी डेटा कोलेट करेगा। ओके, सो दैट दे हैव द एबिलिटी टू बेसिकली उनको हम एविक्ट कर सके जितने भी मिथेन एमिशंस हो रहे हैं या किसी भी तरह के ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं संसार के किसी भी कोने में, एंड सेंड आउट नोटिफिकेशंस फॉर द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू एक्ट ऑन इट एज द नेम सजेस्ट। मतलब पहले आप अलर्ट करोगे और रिस्पॉन्स आपको ऑब्वियसली इंश्योर करना है। अब देखिए, कुछ हम मिथेन के बारे में देखें। जो आप मिथेन पे स्टेटमेंट्स देखेंगे या जैसी भी स्टेटमेंट्स आप किसी भी टॉपिक पे देखते हैं, यूजुअली वो न्यूज़पेपर से आती हैं, एज इट इज एडिटोरियल्स में कुछ कुछ डेटा लिखा होता है वो आ जाता है। आप बहुत बार इंटरनेट पे उसे सर्च करते रहेंगे, विकीपीडिया पे वो एज इट इज मिलेगा ही नहीं आपको कहीं पे भी, क्योंकि वो न्यूज़पेपर से उठाई होती है। ठीक है, तो कई कई चीजें जो न्यूज़पेपर्स की एज इट इज वर्बैटिम चीजें इंपॉर्टेंट है, आई कीप ऑन मेंशनिंग देम सेपरेटली।
ओके तो मिथेन जैसा कि आपको पता है इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑफ द 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। अब 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी? अब क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है तो यूनाइटेड नेशंस से ही रिलेटेड हमें जो UNFCCC का क्योटो जो बास्केट है, क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान जो क्योटो बास्केट के किस तरह की सबसे ज्यादा हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो उसमें 6 ऐसी तरह की गैसेज आती हैं। तो इसमें सेकंड मोस्ट कॉमन लिखा है, तो सबसे कॉमन कौन सी है? ऑफ कोर्स CO2। ठीक है, सबसे ज्यादा यूबिक्विटस वही है। CO2 हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के एक टेम्परेचर बैलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो CO2, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जितने भी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं, परफ्लोरोकार्बन हैं और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये तो आपको 6 बेसिक पता ही होनी चाहिए। पर बात ये है कि सेकंड मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन नहीं है, बट द फैक्ट इज कि सबसे ज्यादा डेंजरस है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा डेंजरस है इन इट्स पोटेंशियल टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो हम कुछ और स्पेसिफिक फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में जो इस आर्टिकल में आए हैं। Okay, accounting for about 17% of the current global greenhouse gas emissions, methane is blamed for having caused at least 25 to 30% of temperature rise since the pre-industrial time. So देखिए, this can be a starter for your answer। मतलब आप इंट्रोडक्शन इस तरह से दे सकते हैं कि अगर हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर अभी तक की बात करें तो जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसमें से 25 to 30% टेम्परेचर राइज जो है वो मिथेन ने कॉज किया। इट्स ह्यूज, 30% इज ह्यूज। ओके, पर कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम कंपेयर करें इसको, मिथेन एक सेक्टोरल गैस है। सेक्टोरल इन द सेंस आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा मिथेन के सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, स्पॉट्स क्या हैं, जैसे लैंडफिल्स में से, या फिर हम राइस की बात करें, इस पे भी देखिए एक अलग ही डिबेट है। बहुत लोग जो डेवलप्ड सो कॉल्ड कंट्रीज हैं वो कहती है आप राइस उगाना, पैडी उगाना बंद कर दो क्योंकि वहां पे वाटर लॉगिंग होती है और बहुत सारा मिथेन रिलीज होता है एंड ऑल दैट नॉनसेंस दे टॉक अबाउट। द फैक्ट इज कि हम बड़े शौक से नहीं, हमारे लिए स्टेपल डाइट है राइस एंड व्हीट, है ना। तो आप खुद सोचिए कि अभी उनका कह देना तो हमारे यहाँ पे कितनी, जब स्टेपल डाइट ही आप बिल्कुल इरेज कर देंगे तो फिर कैसे, किस पे सर्वाइव करेगी हमारे यहाँ की जनता। तो हमारे लिए तो सस्टेनेबिलिटी या सर्वाइवेबिलिटी इशू हो जाता है। तो इस कुछ तरह की जो डेवलप्ड नेशंस की डिमांड्स है ना, अगर आपको क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्या आप लिखिए कि इन्वायरमेंट के मामले में कैसे नॉर्थ और साउथ डिवाइड दिखता है हर तरह के कॉप पे। तो COP27 में ही देख लीजिए, ये जो US है या फिर बाकी कंट्रीज हैं, व्हाई आर दे नॉट प्लेजिंग कि हम लॉस एंड डैमेज के लिए पे कर सकते हैं। कहाँ है इनका $100 बिलियन का जो हर साल इन्होंने कोपेनहेगन समिट पे बोला था 2009 के कि हम देंगे। दे आर वेरी वेरी रिलेक्टेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अब देखिए ये सेक्टोरल गैस है तो आप सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें, उन्हें इजीली ट्रीट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही फ्यू सोर्सेज हैं इसके एमिशन के। देन इट इज पॉसिबल देयरफॉर टू कट डाउन ऑन मिथेन एमिशंस विदाउट हैविंग द इकोनॉमी वाइड इम्पैक्ट। और इसीलिए देखिए, क्योंकि आपको स्पेसिफिक सेक्टर्स कुछ जगहें हैं जिस पे एक्ट करना है और इकोनॉमी पे भी बहुत खास ज्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, तो एक और फैक्ट यहाँ से जो आपको पता होना चाहिए, सिंस इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज अबाउट 80 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कहीं पे 84 टाइम्स लिखा है, कहीं पे 80 टाइम्स लिखा है, तो द न्यूज़पेपर सेज कि 80 टाइम्स ज्यादा इसका पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग का कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। तो अगर आप खुद सोचिए, कोई अगर एक गैस है वो 80 टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर राइज करने का पोटेंशियल रखती है, तो जब आप उसको टैकल करना सीख जाएंगे ना, तो आप सोचिए कि थोड़ा सा ही एफर्ट डाल के आप कितना ज्यादा रिडक्शन कर लेंगे ग्लोबल वार्मिंग में। तो इसीलिए इट विल ब्रिंग बिग बेनिफिट्स इन शॉर्ट टाइम। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा और देख लें मिथेन के बारे में, मार्स इनिशिएटिव तो आपने लिखना ही है। ठीक है, मार्स के बारे में आप जरूर लिखें, और साथ ही में आप ग्लासगो पे जो लास्ट ईयर समिट हुई थी COP26, उसकी जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी नियरली 100 कंट्रीज दे केम टुगेदर एंड दे टुक अप अ वॉलंटरी प्लेज। खुद से, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं था, कुछ UNFCCC का कोई पैटर्न ऐसा नहीं कहता कि आपको करना था। तो इस प्लेज को आप क्या कहते हैं? ग्लोबल मिथेन प्लेज। प्लीज आप इसको भी जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो ये ग्लोबल मिथेन प्लेज क्यों लिया गया था कि हम
एमिशंस कट करेंगे मिथेन की बाय एटलीस्ट 30% बाय 2030। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? 2020 के लेवल से अगर हम 2030 के लेवल को कंपेयर करें मिथेन के, तो 30% तक रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए धीरे 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 बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया इस इनिशिएटिव को, और अभी हम देखें नंबर 130 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, 30% रिडक्शन इन मिथेन इमिशंस बाय 2030। अब इससे क्या होगा? आपको ऑब्वियसली कुछ इसका इम्पैक्ट भी लिखना पड़ेगा, एक दो आगे एक्सटेंशन करके एक लाइन में, कि अच्छा 30% रिडक्शन से क्या होगा। ठीक है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अवॉइडिंग 0.2 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बाय द ईयर 2050, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट जो अग्रीमेंट है उसके तहत हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का टारगेट रखना है कि हम इससे ज़्यादा ना वार्म अप होने दें। ठीक है, तो अगर आपका ये टारगेट है और अगर आप मिथेन को टारगेट करने लग पड़ते हैं, तो आप सोचिए कि 0.2 डिग्री सेल्सियस तक तो यहीं से बच जाएगा आपका। ओके, सो द मार्च इनिशिएटिव इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन दीज एफर्ट्स टू कट methane emissions. So what would it do? It would feed into the recently formed International Methane Emissions Observatory of the United Nations Environment Program. Okay, तो ये बात आपको पता है कि UNEP में भी ये ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश की गई है। ठीक है, तो जिसमें बेसिकली जितना भी डेटा ये नेविगेशनल सैटेलाइट्स के माध्यम से कलेक्ट करेगा तो इनको देगा, और ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये बाकियों को एमिट करेंगे। ठीक है, टू स्टार्ट विद मार्स विल ट्रैक द लार्ज पॉइंट। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा? धीरे धीरे ऑफ कोर्स ये बहुत चीज़ों पे एक्सपैंड होते रहेंगे। ठीक है, जैसे कोल से कितना एमिशन हो रहा है मिथेन का, या वेस्ट से, जैसे हम लैंडफिल्स देखते हैं। ठीक है, जो ओखला में भी है एंड ऑल ऑफ दैट। लाइफ स्टॉक से, ऑफ कोर्स लाइफ स्टॉक से भी अगर हम देखें कैटल का भी बहुत सारे एमिशंस होता है। साथ में अगर हम राइस फील्ड, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन ये बहुत बात की बात है, विद टाइम वी विल कम टू दैट, बट इनिशियली दे वुड फोकस ऑन फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स यू स्टार्ट विद बिग थिंग्स। जब आप बिग पोर्शन को कट कर देते हैं, तो एग्रीकल्चर का तो अराउंड 2% ही सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वी विल कम टू दैट लेटर ऑन, वी कैन कम टू दैट लेटर ऑन। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। ऑल राइट, At top level meeting in September, government took call to double Russia trade. अब देखिए क्या है यहाँ पे, बहुत सारी कंट्रीज ये एक्सपेक्ट करती हैं, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल पंडित्स हैं वो ऑलवेज स्पेक्युलेटिंग अबाउट इंडिया स्टैंसेस, क्या होगा। अब वॉर हो गई है, रशिया बर्बाद हो जाएगा, उस पर सैंक्शंस लग रही हैं, इंडिया डाइवर्सिफाई करेगा अपने रिलेशंस को, हम उनसे अब ट्रेड करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, पर उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, और यही इंडियन एक्सप्रेस की एक आरटीआई द्वारा पता चला है कि ऑपोजिट तो हो रहा है। जैसे हमने देखा, साथ में हम लोग अब वेपनरी लोकली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं जॉइंट माध्यम से, रशिया और इंडिया मिलके। ये अभी जब मिस्टर जयशंकर ने विजिट की थी, तो उनके जब सर्गेई लैवरोव जो उनके काउंटर पार्ट है मॉस्को के, उन्होंने ये चीज रिवील की कि हम साथ में वेपनरी डेवलप करने की सोच रहे हैं। तो वी आर इनफैक्ट टेकिंग आवर रिलेशन अ स्टेप अहेड। तो एक एडिटोरियल जब हमने डिस्कस किया था, उसमें यही बात बोली गई थी कि हम एक्चुअल में ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है, देखिए कुछ कुछ टर्म्स जो मैं बोल रही हूँ आपको एज इट इज वर्बैटिम लिखने हैं। इन्हें कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? आप बहुत बार सुनते होंगे, कीवर्ड्स मेंशन कीजिए आंसर्स में, कीवर्ड्स मेंशन कीजिए, तो कुछ तो होता है कीवर्ड। तो हर जो मीटिंग में कुछ स्पेसिफिक एक दूसरे के लिए, जैसे अगर हम बात करें चाइना और पाकिस्तान की, व्हाट टर्म्स दे यूज फॉर ईच अदर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारा आयरन क्लैड रिलेशनशिप है, और वो भी एक टर्म यूज करते हैं ऑल वेदर फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए। तो अब ऑल वेदर फ्रेंड्स एक्चुअल में जो यूज किया जाने लग पड़ा है वो इंडिया और रशिया के लिए, क्योंकि बात ये है, जो हमारा रिश्ता है, इट इज वेरी सस्टेनेबल टू एनी काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट। आप खुद देखिए आज तक कितना कुछ हुआ है, कोल्ड वॉर था, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है, आने वाले टाइम में होगा भी। पर फैक्ट ये है कि हमारा रिश्ता इज व्हाट इट वाज बैक देन एंड व्हाट इट इज नाउ, इट इज द सेम। ओके, तो हम अब देखते हैं इस आरटीआई के माध्यम से इंडियन एक्सप्रेस की क्या पता चला है कि ऑलराइट, डिस्पाइट द यूनाइटेड स्टेट्स लेड सैंक्शंस ऑन रशिया पोस्ट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इंडिया ने डिसाइड किया है ना ही हम कंटिन्यू करेंगे बल्कि ट्रेड को अपने मॉस्को के, बल्कि हम डबल कर देंगे अपने ट्रेड को इन द नियर फोर्सिएबल फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज होगा, बेसिकली जो अभी हम ट्रेड वॉल्यूम्स में इंक्रीज देख रहे हैं, जो $17 बिलियन हम कल डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था ये, ठीक है, जो पहुंच चुका है, उसमें यूजुअली इट इज़ वेरी बैड। अगर मैं कहूँ तो ट्रेड तो बढ़ रहा है पर इम्पोर्ट हो रहा है सिर्फ। ठीक है, तो इम्पोर्ट उसमें से अराउंड 16 बिलियन तो इम्पोर्ट ही हो रहा है। तो ट्रेड तो टू वे चीज होनी चाहिए, हमारा हर किसी के साथ ही ट्रेड डेफिसिट है। आप देख लीजिए हमारा ट्रेड डेफिसिट अराउंड $100 बिलियन है। किसके साथ? चाइना के साथ। जो हमारा कहने को, जब गलवान क्लैश हुआ था उसके बाद कितनी
कितनी सारी स्पेकुलेशन हो गई थी, टिकटॉक बैन, 59 ऐप्स बैन एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन बाकी हमारा फिर क्यों नहीं ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे कम हो रहा? एक्चुअल में इकोनॉमी पे काम किया जाना चाहिए, ठीक है? तो उसको आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए। आप आत्मनिर्भरता अगर हमारा देश बात कर रहा है, आई एम नो वन टू से दैट, बट द फैक्ट इज वी हैव टू लुक एट थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, ठीक है? तो ये ट्रेड डेफिसिट सही नहीं है हर कंट्री के साथ होना, और ये सरकार बहुत अच्छे से जानती है, आरबीआई भी बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए दे आर लुकिंग एट थिंग्स कि और क्या हो सकता है, हम क्या उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? द इंक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम्स, ओके, दिस वाज बिकॉज ऑफ द ऑयल जो हम इतना डिस्काउंटेड रेट में हमें रशिया ने बेसिकली दिया, इसीलिए हमारा ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है? तो जैसे इंडिया विच इंपोर्टेड लेस देन 1% ऑफ इट्स टोटल क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, अभी रशिया यूक्रेन वॉर से पहले अब हम 22% अपनी रिक्वायरमेंट का तेल इनसे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पहुंच गए हैं इस लेवल में। ओके, लेट मी चेक अगर इससे रिलेटेड कोई और भी फॉलो अप है, if not then we will move on to another article. Okay, I would just see if there's anything into it. Okay, was confident about doubling India-Russia trade within the near foreseeable future and this would be further spurred by the, अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है कि अगर हम इतना सीरियस नहीं होते, है ना, अगर हम सीरियस ही ना होते कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाना है, तो हमारी आरबीआई जुलाई में जो गाइडलाइंस लेके आई, इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन रुपी, वो क्यों लेके आती, है ना? सबसे पहले वॉस्त्रो अकाउंट किसका, देखिए वॉस्त्रो अकाउंट को मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, सबसे पहला वॉस्त्रो अकाउंट किस कंट्री का खुला? रशिया का, ऑफ कोर्स, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि हम वी टेक रशिया वेरी सीरियसली, दे हैव बीन आवर फ्रेंड्स एंड वी विश कि उनको भी थोड़ी समझ आ जाए, क्योंकि मिस्टर मोदी ने ये चीज़ जब बोली थी दैट दिस एरा इज नॉट अ वॉर, तो वो ये डिपिक्ट करता था कि एम्बैरसमेंट हमें भी हो रही है, जब हर कंट्री हमसे बार बार पूछती है, हर प्रेस रिपोर्ट वाला हमसे ये पूछता है कि आप सर किसकी साइड पे हो, मतलब इंडिया किसकी साइड पे है, बेसिकली रशिया या यूक्रेन? तो फिर हमारे लिए बहुत एम्बैरसिंग हो जाता है कि हम क्या बोले। हमें पता है कि रशिया, जिस तरह की कैजुअलिटीज रशिया की वजह से हो रही हैं, वो काफ़ी कंडेमेबल है, लेकिन हम नहीं कर सकते ओपनली। और कल हमने देखिए एक आर्टिकल इससे भी रिलेटेड देखा था, कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें इतने इनोवेटिव एडिटोरियल्स आए हैं इंडियन एक्सप्रेस के, बहुत ज्यादा इनोवेटिव। तो उसमें भी एक आर्टिकल यही कह रहा था कि जो डिफेंस आत्मनिर्भरता है, वो देखिए डिफेंस आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जियोपॉलिटिकल स्टैंड से भी बिल्कुल लिंक्ड है। तो GS3 में आप जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी जरूर लिखें सिक्योरिटी के, अगर क्वेश्चन आता है इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स पे, कि अगर जब तक हम सच में इंडिजनाइजेशन ट्रूली सेंस में नहीं हो जाती ना, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी हम C295 बना रहे हैं यहाँ पे, या कुछ और भी बना रहे हैं, उसको सारे फॉरेन जितने भी पार्ट्स हैं वो बाहर से आए जाते हैं। ऑफ कोर्स इट वुड टेक टाइम, आई एम नॉट सेइंग दैट टाइम लगेगा, पर हमें वो वी हैव टू वॉक द टॉक, हमें उस वॉक करना पड़ेगा, वी हैव टू वॉक थ्रू इट। क्योंकि फैक्ट ये है कि हम तब तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो हम कहते हैं, या फिर नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं, वो तब तक सच में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं हो पाएगी जब तक हम सच में इंडिजनाइजेशन नहीं कर लेते। क्योंकि हम रशिया को हमेशा हम एब्सटेन ही करते रह जाएंगे, वरना आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड गो अगेंस्ट रशिया, ऑफ कोर्स US इज नो गुड, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय वीडियोस, तो आपको पता है कि आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू appreciate USA for what it has been doing, okay? तो जयशंकर यूक्रेन counterpart talk grain deal, nuke worries. Now this is very important and very interesting. Of course ये फिर वही strategic autonomy वाला concept आ जाता है यहाँ पे, if I just put it here. तो क्या हुआ है आपको पता है, जैसे अभी हमने recently देखा, जो हमारे रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं Sergey Lavrov और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S Jaishankar, they met in Moscow because Mr. Jaishankar was there on November 7 and 8. They had a lot of talks, है ना, बहुत frank talks हुई दोनों की एक दूसरे से। उन्होंने बताया कि हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, मिस्टर जयशंकर ने बोला कि दोबारा रिइटरेट किया मिस्टर मोदी की स्टेटमेंट को दैट दिस एरा इज नॉट अ वॉर, है ना, ये सारी बातें हुई। तो इट वाज अ गुड मीटिंग, बट द फैक्ट इज अब उसके जस्ट कुछ समय बाद हम देख रहे हैं मिस्टर जयशंकर किसके साथ मिले हैं, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, क्यूलेबा, ओके, सैटरडे को। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत की है कि कैसे ये रशिया की वॉर को एंड किया जा सकता है, और न्यूक्लियर कंसर्न्स क्या हैं, और बायलैटरल कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जयशंकर एंड क्यूलेबा मेट ऑन द, कहाँ मिले हैं ये एक्चुअल में, ऐसा तो नहीं है कि ये यूक्रेन गए हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो ये मिले हैं बेसिकली ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द आसियान इंडिया समिट,
ओके आसियान इंडिया समिट से भी रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक तो ये कि यूएसए क्या कहता है आसियान पे जाके, और फिर चाइना वाला एंगल तो आ ही जाता है क्योंकि चाइना आसियान ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया उनको तो वहां पे अपना होल्ड बनाना ही है। ठीक है, एक तो ये देखना है। दूसरा हमें इंडिया जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए हैं जगदीप धनखड़ जी, तो उनका क्या कहना है, हमारी क्या कमिटमेंट्स है आसियान से रिलेटेड और हमने और क्या कमिटमेंट्स की हैं ये देखना है। और मुझे आपको ये बताना है, एक एनालिसिस हमें ये करना है कि कैसे इंडिया और यूएस का स्टैंड आसियान को लेकर बिल्कुल सेम है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इफ नॉट आइडेंटिकल आई वुड से। ओके, तो इसीलिए आसियान इंडिया समिट के साइडलाइंस पे बेसिकली जो कंबोडिया के कैपिटल phnom पेन में हुआ है, मिस्टर जयशंकर और क्यूलेबा मिले हैं। और of course Mr. Jaishankar is accompanying our vice president Jagdeep Dhankar, who is leading the Indian delegation to the ASEAN India commemorative summit and the 17th East Asia summit। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया कि कॉन्फ्लिक्ट में रीसेंट डेवलपमेंट्स। अब देखिए, आप डिफरेंस देखिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, हमारी इंडिया की स्टेटमेंट देखिए जो मिस्टर जयशंकर ने जो ट्विटर पे पोस्ट किया, और इसको कंपेयर कीजिए आप यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर ने अपना ट्विटर पे पोस्ट किया। तो हमने बोला कि हम मिले क्यूलेबा से फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन, और हमने रीसेंट डेवलपमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट में हुई है उस पर डिस्कशन की। जो ग्रेन इनिशिएटिव है उसको सस्पेंड फाइनली अब रशिया ने कर दिया है। रशिया का ये कहना है कि हमारी जो ब्लैक सी की एक नेवल फ्लीट थी, एक शिप थी, उस पर अटैक्स करवाया गया है, ड्रोन अटैक्स करवाया गया है यूक्रेन द्वारा, लेकिन उसको फंड किसने किया, उसको सिखाया किसने, स्पॉन्सर जो भी कुछ हुआ, जहाँ वेपन्स कहाँ से आए वो किसने किया था, वो यूके ने किया था। और ये सारी जो बात थी, ये पोलिटिसाइजेशन इस तरह का जो हुआ था, हमने जो दिल्ली और मुंबई में जो काउंटर टेरर की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें भी हमने देखा था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने सस्पेंड कर दिया फाइनली। इतनी मुश्किल से वो डील साइन हुई थी, इतनी मुश्किल से साइन हुई थी बिकॉज इट वाज ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गाटर्स एंड ऑल्सो टर्की। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमने टर्की की सेंट्रलिटी भी देखी थी, लेकिन उसके बाद हमने इन बातों पे बात की। एंड इंडिया हैज इन द, इफ आई जस्ट रीड फर्दर, वेयर इज द फॉलो अप आर्टिकल। ओके, तो देखिए फिर आपने बोला इंडिया ने पास्ट में एक्सप्रेस किया है कि हम काफ़ी कंसर्न हैं ऑफ कोर्स न्यूक्लियर यूटोरिक जो रशिया कर रहा है, और रशिया ने जो नया टैक्टिक अपनाया है कि बार बार वो अपने दोस्तों को जैसे इंडिया और चाइना को उन्होंने फ़ोन करके बोला कि यूक्रेन तो हमारे खिलाफ डर्टी बॉम्ब प्लान कर रहा है, तो वो ग्राउंड सेट कर रहे हैं। अगर कल को उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने पड़ जाएं तो दे विल डू इट, क्योंकि उन्होंने अपना ग्राउंड सेट करना शुरू कर दिया कि यूक्रेन भी डर्टी बॉम्ब हमारे अगेंस्ट प्लान कर रहा है। अब आप इसको कंपेयर कीजिए क्यूलेबा ने जो अपने उस पर पोस्ट किया, इन्होंने बोला कि माई इंडियन काउंटरपार्ट डॉक्टर एस जयशंकर एंड आई met to discuss bilateral cooperation and ways to end Russia's war on Ukraine। मिस्टर जयशंकर ने क्या बोला था कि हम जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट में डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बारे में हमने बात की। इन्होंने कहा कि हम कैसे एंड कर सकते हैं रशिया की वॉर यूक्रेन पे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कोर्स। और हर स्टेटमेंट जो आती है ना, जब तक वो जॉइंट स्टेटमेंट ना हो, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में जब तक हर पार्टी उस पर साइन नहीं करेगा, उससे अग्री नहीं करेगा, वो तो साइन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपनी अपनी सेपरेट स्टेटमेंट्स को अपने सब्जेक्टिव वे में लिखा है। और इन्होंने बोला कि रशिया, आई एम्फसाइज दैट रशिया मस्ट इमीडिएटली सीज डेडली अटैक्स। इन्होंने बोला, मैंने मिस्टर जयशंकर को ये बोला कि रशिया को अपने इस तरह के डेडली अटैक्स को स्टॉप कर देना चाहिए, अपनी सारी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए, एंड दे मस्ट कमिट टू पीस। वी ऑल्सो डिस्कस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बिकॉज वी डिस्कस ग्रेन डील विद देम। ओके, तो अगर हम देखें, इफ देयर समथिंग एल्स इनटू इट एज वेल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टोल्ड रिपोर्टर्स। अब देखिए जो हमारे सेक्रेटरी हैं, ईस्ट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि phnom penh में बेसिकली दे डिस्कस्ड कि क्या स्टेट ऑफ प्ले चल रहा है यूक्रेन में। और फिर जब रिपोर्टर्स द्वारा पूछा गया कि आप अभी भी रशिया का तेल खरीदोगे, आप तो यूक्रेन के अभी अभी मिल के आए हो फॉरेन मिनिस्टर से, तो शायद कुछ चेंज हो आपके स्टैंड में। इन्होंने कहा नहीं नहीं, वी विल कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल बिकॉज हमारे इंडियन कंज्यूमर्स, इन्फ्लेशन तो हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा है, नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज इट। ओके, अगर हम बात करें कुछ और लिंकिंग यहाँ पे, इन अगस्त दिस ईयर। अब देखिए, ये मिस्टर क्यूलेबा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही, मैं ये चीज़ बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, इन्होंने ही बेसिकली इंडिया को क्रिटिसाइज किया था कि हम रशिया की क्रूड ऑयल को कंटिन्यूसली इंपोर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने कहा था, इफ आई रीड इट, every barrel of Russian crude oil delivered to India has a good portion of Ukrainian blood in it।
तो आप देख सकते हैं ये सेम इंसान है जिसके साथ मिस्टर जयशंकर मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब देखिए यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें और ये बात करें कि कैसे हमने कम्युनिकेशन चैनल्स ना ही सिर्फ रशिया से ओपन रखे हैं बल्कि यूक्रेन से भी, तो मिस्टर मोदी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है बेसिकली, उन्होंने एटलीस्ट 5 बार फोन कॉन्वर्सेशन की है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ और एटलीस्ट 3 बार बात की है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये डिपिक्ट करता है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सही मायने में फॉलो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन आप कह सकते हैं कैवियट्स टू इट, पर बहुत हद तक जितना हमारे बस में है वी हैव बीन डूइंग दैट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब देखिए जैसा मैंने कहा था कि फॉलो अप हम आसियान का ही आर्टिकल देखेंगे द हिंदू में भी, और इसके बाद हमें एक आर्टिकल देखना है और द हिंदू में ही पर यूएस से रिलेटेड कि यूएस ने आसियान के बारे में क्या कहा है, और हम उसे कंपेयर करेंगे कि दोनों कैसे बिल्कुल सेम है। देखिए आप न्यूज़पेपर्स की जितने भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उन्हें कभी आइसोलेशन में ना पढ़ें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, एनालाइज करने की कोशिश करें। इसी का मतलब होता है एनालिसिस, वरना पढ़ तो सब सकते हैं, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। there's no need of people like me. Okay, India supports ASEAN centrality in the Indo-Pacific region, धनखड़ इन्होंने क्या कहा है। और ये बात एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी आपको पता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मिस्टर मोदी भी यही बार बार रिएटरेट करते हैं कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी सेंट्रलिटी क्या है, आसियान नेशंस। ऑफ कोर्स किन की तरफ देख रहे हैं, किन की तरफ एक्ट करेंगे आप, आसियान कंट्रीज की तरफ। ठीक है, तो इन्होंने बोला है इंडिया सपोर्ट्स आसियान सेंट्रलिटी इन द इवॉल्विंग रीजनल आर्किटेक्चर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखिए बात क्या है, इंडो पैसिफिक इज द न्यू यूरोप, क्योंकि काफी साल फॉर सेंचुरीज यूरोप ने बेसिकली पूरे संसार की जियोपॉलिटिक्स का थिएटर की तरह एक्ट किया है। एवरीथिंग वाज यूरोप, इफ यू लुक बैक, आप हर चीज देखें, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, सब यूरोप है, कुछ तो है नहीं। और आपने कब देखा है कि एशिया की चीजें कब देखी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में? ठीक है, आप एक बार शायद देख सकते हैं जापानीज इंपीरियलिज्म, एक ठीक है कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, लेकिन उनका भी तो जितना आप देखेंगे यूरोप की वॉर, वर्ल्ड वॉर्स उसी से रिलेटेड है, सब कुछ हमेशा आज तक यूरोप में हुआ है। लेकिन अब हर चीज इंडो पैसिफिक है, एशियन सेंचुरी का टाइम आने वाला है एज इट इज सेड। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स है, अगेन आई कीप ऑन सेइंग ऑल ऑफ दीज ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज, आपका जो रेगुलर लैंग्वेज है वही ऐसी बन जाए कि आपको कुछ याद करने की कोशिश ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने कहा है, अब देखिए इंडो पैसिफिक, यूजुअली हम आसियान को इसमें नहीं बोलते थे, कभी भी हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं तो हम यूजुअली क्वाड के बारे में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब इंडो पैसिफिक में हमने आसियान कंट्रीज़ को भी बोलना शुरू कर दिया। यूजुअली जो आसियान कंट्रीज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ, वो साउथ चाइना सी से रिलेटेड आता है। तो आप देखिए कि इंडो पैसिफिक, अगर क्वेश्चन एक ये आता है कि कैसे इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है, जितने प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इट इज़ एवर एक्सपैंडिंग कॉन्सेप्ट, तो आप उसमें कुछ तो लिखेंगे। राइट अबाउट आसियान, ठीक है, राइट अबाउट हाउ यूएसए एंड इंडिया हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग, मे बी बिकॉज ऑफ कंसेंसस बिटवीन देम, किस तरह की कोई बात हुई हो हम दोनों के बीच में या जो भी, कैसे हम दोनों ने आसियान नेशंस को भी इंडो पैसिफिक के उसमें इन्वॉल्व कर लिया नैरेटिव में। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने ये कहा है, कहाँ पे 19th आसियान इंडिया समिट जो phnom पेन यानी कि कंबोडिया में हुई है, विच इज कोमेमोरेटिंग। ऑफ कोर्स आसियान पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मे बी डायरेक्टली नॉट ऑन आसियान, समथिंग ऑन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कुछ तो, क्योंकि हम बेसिकली 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया आसियान डायलॉग की। ठीक है, ड्यूरिंग द समिट द डेलीगेशंस डिक्लेयर द एस्टैब्लिशमेंट, और हमने क्या डिक्लेयर किया बेसिकली कि हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं अब आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और हमने रीअफर्म किया। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है कि सेक्टोरल नहीं है, हर सेक्टर में, हर अम्ब्रेला टर्म है, हमारी पार्टनरशिप में हर सेक्टर आता है, और स्ट्रेटेजिक है, ना ही सिर्फ हम बेसिक सिविलियन मैटर्स में डील करेंगे हम, बल्कि और साइबर सिक्योरिटी मैटर्स, इसमें भी बात करेंगे। एंड वी फील दैट वी आर फ्रेंड्स बियॉन्ड normal times, okay, and reaffirm the importance of freedom of navigation and overflight। अब आप देखिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का कॉन्सेप्ट अब क्योंकि इंडो पैसिफिक आ गया तो यहाँ भी आ गया, सिर्फ क्वाड में नहीं पढ़ोगे अब आप ये। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट भी होना चाहिए, एयर स्पेस भी आप नहीं रोक सकते। ठीक है, इन दिस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सिविलाइजेशनल टाइज दैट हैव existed between India and Southeast Asia since time immemorial provided a strong foundation to build our partnership in modern times from a sectoral partnership। हमारी 1992 में एक सेक्टोरल पार्टनरशिप हुआ करती थी कि चलो हम चाय पत्ती एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेंगे, इस तरह की चीजें। ठीक है, अभी इट हैज ग्रोन इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। ओके,
तो वही यहाँ पे बात की है। और डेफिनेटली हमारे हिस्टोरिकल टाइज कैसे हैं, सिविलाइजेशनल टाइज कैसे हैं, क्योंकि ये रीजन कहीं ना कहीं एक ही जैसा है। आप कंबोडिया जाएंगे, वहाँ पे भी आपको मंदिर मिल जाएंगे। आप एक बारी थाईलैंड के राजा महाराजा और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स की नाम उठा के देखिए, बिल्कुल हमारे जो नाम होते हैं वही नाम है उनके। तो बहुत हद तक वहाँ के टेम्पल्स, वहाँ की जो बुद्धा जो है उनकी टीचिंग्स वहाँ पे जो है, सो अ लॉट ऑफ वेज आर देयर जो हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड ऑन द ओकेजन रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अनइम्पेंडेड। अब जॉइंट स्टेटमेंट, अगेन आई सेड, ये तो हो गया जो जगदीप धनखड़ जी ने बोला, अपना एक एड्रेस दिया, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट हम दोनों ने साइन की होगी, आसियान कंट्रीज ने भी और हमारे देश ने भी, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव ने। तो उस जॉइंट स्टेटमेंट में क्या है, बेसिकली वो रिकॉग्नाइज करती है कि इंपॉर्टेंट कितना है एक अनइम्पेंडेड, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कतों के लॉफुल मैरीटाइम कॉमर्स जो हम दोनों कंट्रीज के बीच में जरूरी है। ओके, सेइंग दैट डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग। और जितने भी डिस्प्यूट, अब देखिए हम कि डिस्प्यूट हमारा कुछ नहीं है आसियान या आसियान कंट्रीज में बीच में कुछ बहुत खास डिस्प्यूट है नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्यूट हम चाइना की तरफ हिंट कर रहे हैं जो अनक्लॉज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अनक्लॉज ने बार बार कह दिया, IMO ने बार बार कह दिया, ये जो आप 9 डैश लाइन बना के बैठे हो मिस्टर चाइना, दैट इज रॉन्ग, दैट इज इलीगल। What the hell are you doing? आपने खुद के टापू बना लिए वहां पे, मिट्टी डाल डाल के। What nonsense is that? ठीक है, तो लेकिन चाइना बीइंग चाइना, वो कहते हैं ये तो हिस्टोरिकली हमारा है, हमारी सिविलाइजेशन, पता नहीं कौन से साल की सिविलाइजेशन है, हजारों साल पुरानी, इसको वो लेके बैठे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी ये स्टेटमेंट थोड़ी सी एंटाई चाइना कह सकते हैं। दैट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS एंड द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स एंड recommended practices by the International Aviation Organization, क्योंकि हमने एयर स्पेस की बात की थी, फ्रीडम ऑफ एयर फ्लाइट यहाँ पे, और साथ में मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की है। इनके द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इनको फॉलो करिए, ये हमने बेसिकली कहा है। और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इनके द्वारा जो वर्डिक्ट निकलती है उसी को फॉलो करके रिजॉल्व किए जाएं। ठीक है, अमंग देखिए वियतनाम का आप देख सकते हैं, वियतनाम के बहुत सारा एरिया जो जिस पे चाइना क्लेम करती है, और भी फिलीपींस का बहुत सारा एरिया है, अगर हम तो इन कंट्रीज में से ये चीज़ निकालते हैं। ठीक है, अमंग अदर security measures, both sides announced plans to enhance collaboration against terrorism। साथ ही में स्ट्रेटेजिक कैसे बनती हैं चीज़ें टेररिज्म के अगेंस्ट। देखिए टेररिज्म ना हमारे लिए, इस पे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वैसे तो हर साल आता है, देयर इज नथिंग न्यू व्हिच आई एम टेलिंग यू, लेकिन टेररिज्म पे क्वेश्चन क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज हम होस्ट कर रहे हैं इस बार। हमने अभी UNSC की कॉन्फ्रेंस होस्ट की, हम नो मनी फॉर टेरर होस्ट कर रहे हैं, हम UNSC की जो टेम्परेरी मेंबरशिप है उसको गिव अप करते करते टेररिज्म पे एम्फसाइज करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हम टेररिज्म पे, ट्रांसनेशनल क्राइम्स पे, क्योंकि हमें पता है बहुत सारी आसियान की कंट्रीज जिसमें म्यांमार भी है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वहाँ पे जनता आ गई है, पता नहीं अब उनका क्या होगा, पर आसियान की जितनी भी कंट्रीज हैं बहुत सारी वहाँ से फंडिंग मिलती है हमारे यहाँ के माओइस्ट लोगों को। तो ट्रांसनेशनल क्राइम्स अगर आपको पता चलता है तो आप हमें बताएं, इन्फॉर्मेशन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, एंड ऑल ऑफ दैट हम ये करेंगे। साथ ही में इकोनॉमिक टाइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी बातें हमने की हैं। साथ में बोथ साइड्स अग्रीड टू एनहांस कॉपरेशन इन द स्पेस सेक्टर। नाउ स्पेस इज अ न्यू एरिया, क्योंकि स्पेस सेक्टर में भी हम काफ़ी कोऑर्डिनेट करेंगे, गिवन द फैक्ट इसरो इज परफॉर्मिंग ट्रिमेंडसली नाइस, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली बहुत सारी अचीवमेंट्स ऐसी आप कह सकते हैं हमने हासिल की है। जैसे हमारा जो एक लॉन्च करना ऑफिशियली हमारा GSLV, जैसे हम LVM-3 या फिर Mark 3 कह रहे हैं, उसका कि हम अब आप कह सकते हैं कमर्शियल स्पेस में उसका हमने कर दिया अब इनॉग्रेशन, कि अब कोई भी डील कंट्री साइन कर सकती है। अगर किसी भी आपने सैटेलाइट को ऊपर पहुंचवाना है तो हमारा रॉकेट रेडी है, गिव अस मनी एंड वी विल डू दैट फॉर यू। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हमने क्या कहा है कि स्पेस सेक्टर में हम वी विल एस्टैब्लिश ट्रैकिंग, डेटा रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग स्टेशंस इन वियतनाम एंड इंडोनेशिया। तो ये हमने तो ट्रैकिंग, डेटा रिसेप्शन एंड डेटा रिसीव मतलब एंड प्रोसेसिंग स्टेशंस वियतनाम और इंडोनेशिया में हम एस्टैब्लिश करेंगे। इंडिया एंड आसियान और इंडोनेशिया में भी देखिए मैं आपको बता दूं कैसे हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज हैं। इंडोनेशिया की जो बाली है, इंडोनेशिया की, वहाँ पे आप देखिए कितने हिंदू रहते हैं। तो हिंदूज रहते कहाँ हैं, एक इंडिया, ठीक है, आप पाकिस्तान में बहुत कम माइनॉरिटी है, साथ में आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, नेपाल में देख सकते हैं, ऑफ कोर्स या नेपाल इज लाइक quite a few majoritarian Hindu country, और बाली तो is like a majority of Hindus live there, मतलब बाली एक completely, तो इस तरह से हमारे काफ़ी वहाँ पे मंदिर हैं, वहाँ पर भी सब कुछ बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, India and ASEAN agreed to expedite the review of ASEAN India Trade in Goods Agreement। तो ये बेसिकली एटीका
क्या है, हम चाहते हैं कि हम इसका एक रिव्यू करें ताकि हमारी जो रिश्ता है वो ट्रेड फैसिलिटेटिव बन जाए। तो देखिए बेसिकली इसको लेमन टर्म्स में आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोल देते हैं। तो इसे कहाँ साइन किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो काफ़ी कॉन्क्रीट है ना, इसे 7th आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स जो समिट हुई थी बैंकॉक में यानी कि थाईलैंड में 2009 में, वहाँ पे इसको साइन किया गया था। एंड एग्रीमेंट ऑफ कोर्स केम इनटू इफेक्ट इन 2010। और आपको पता है जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स यूजुअली होती हैं, उसमें टैरिफ्स जो हैं, बहुत सारे गुड्स आप सिलेक्ट करते हो, उस पर कम किया जाता है या बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाता है। तो यही इसका भी स्कोप है। तो अब देखिए, इससे पहले कि हम कोई और आर्टिकल डिस्कस करें, आई थिंक हमें इसी के साथ में डिस्कस कर लेना चाहिए जो आर्टिकल यूएस से रिलेटेड है। Alright, at ASEAN summit, Biden promises countries that US will work with them. Okay, तो आप देख सकते हैं ना, यूएस का तो एक स्पेशल इंटरेस्ट हो गया। चलो, इंडिया तो बहुत ही अच्छे इंटेंशन से, डेवलपमेंट के इंटेंशन से, दोस्ती के इंटेंशन से बहुत चीज़ें कर लेती है, लेकिन यूएस तो कंपेटिटिव चीज़ है उनके लिए, जो सब कुछ है कंपटीशन ही है वो। चाइना क्योंकि आसियान में बहुत ज़्यादा फुट होल्ड जमाए बैठी है, तो इसीलिए ऑफ कोर्स यूएसए हैज़ टू डू समथिंग। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रॉमिस्ड ऑन सैटरडे कि हमारी कंट्री आपके साथ बहुत सारी जगहों पे, एरियाज पे काम करेगी जो आपका स्ट्रेटेजिकली वाइटल कोलिजन है आप साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। ओके, तो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर दैट वी ऑल वांट टू सी। ये इस रीजन की बात हो रही है जहाँ पे जो यूएस का राइवल है चाइना इज ऑल्सो वर्किंग टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्होंने देखिए साइट किया है 3 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट्स जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया जिसमें एज प्रेसिडेंट। ठीक है, मिस्टर बाइडन ने, तो इन्होंने बोला ये जो 10 कंट्री ब्लॉक है is at the heart of my administration's Indo-Pacific strategy। और यही था बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर इंडो पैसिफिक पे क्वेश्चन जो आता ही आता है पिछले 3-4 साल से, तो आएगा ही, आ ही रहा है, तो इंडो पैसिफिक पे आप ये लिखें कि कैसे इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट है वो अलाइंड है और उनका जितना आउटलुक है वो भी अलाइंड है बहुत हद तक। एंड प्रॉमिस टू कोलैबोरेट टू बिल्ड अ रीजन दैट इज फ्री एंड ओपन, स्टेबल एंड प्रोस्पेरस, रिजिलियंट एंड सिक्योर। ठीक है, तो ये अगेन दीज आर वेरी हैवी वर्ड्स जो आप लिखेंगे तो लगेगा एग्जामिनर को, हो व्हाट अ मैन और व्हाट अ वुमन और व्हाट अ पर्सन। ठीक है, जो इतना स्मार्ट है, इतनी सारी बातें उनको हैवी लिखनी आती है। साइटिंग क्लाइमेट एंड हेल्थ सिक्योरिटी अमंग एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है, हेल्थ सिक्योरिटी में भी ये काफ़ी काम करेंगे। क्लाइमेट के बारे में ये बात तो करते हैं, पर यूएस से अलास बहुत सारी आसियान नेशंस हैं जो दे आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग सबमर्ज। तो आप उनको फंड भी कर दीजिए अगर आप क्लाइमेट में कोऑपरेट करेंगे। तो वहाँ पे ये लोग शायद फंड कर भी थे स्पेसिफिकली आसियान के लिए, क्योंकि वहाँ पे इनका राइवल ना आ जाए, तो ये ये इंश्योर करने के लिए कर सकते हैं। पर आप क्लाइमेट फाइनेंस वैसे तो नहीं करना चाहते। मिस्टर बाइडेन्स एफर्ट्स एट दिस ईयर्स आसियान समिट आर मेंट टू ले द ग्राउंड वर्क फॉर हिज हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग। क्योंकि अब किससे मिलने वाले हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं G20 समिट की साइडलाइंस पे। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो बेसिकली अब क्योंकि अब ये मिलने ही वाले हैं शी जिनपिंग से, तो ये इन्होंने कहा है अपने आसियान दोस्तों को, आसियान के कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करेंगे चाइना से, और अनरेगुलेटेड फिशिंग जो चाइना कर रही है हम वो भी बात करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट थिंग। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अनदर टॉपिक मिस्टर बाइडेन फोकस्ड ऑन, अब देखिए एक तो हो गया ये, ठीक है, चाइना वाला और ये जो भी बात हुई इनके द्वारा। अब मिस्टर बाइडेन का दूसरा फोकस है म्यांमार, जहाँ पे मिलिट्री जनता ने बेसिकली रूलिंग गवर्नमेंट जो ऑंग सैन सू की थी उनको बेसिकली ओवरथ्रू कर दिया। ठीक है, कब, फरवरी 2021 में। वो तब से हाउस अरेस्ट है, उन पे पता नहीं कितने ही आप कह सकते हैं कैंगरू कोर्ट्स चलाए गए हैं। कैंगरू कोर्ट्स क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली आज आपका केस शुरू हुआ, शाम तक आप कॉन्विक्ट हो जाएंगे, फिर आपको शायद उम्र कैद की सजा भी सुना दी जाएगी रात तक। सो दिस कैंगरू, बड़ी बड़ी जॉब्स एक ही बार में। यहाँ वैसे मतलब केस का रिजल्ट पता नहीं कब जाके आए, लेकिन कैंगरू कोर्ट्स तो दे आर वेरी क्विक इन डिक्लेयरिंग देयर रिजल्ट्स। मिस्टर बाइडेन ऑल्सो रेज्ड ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। अब देखिए, क्योंकि कंबोडिया में ये हो रहा है, तो कंबोडिया में इन्होंने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स भी रेज किए कि बेसिकली, और प्राइम मिनिस्टर जो, देखिए कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक अथॉरिटेरियन रूलर हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक नेशन है, क्योंकि कंबोडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन जो रूलर है वो अथॉरिटेरियन है। तो उनको बेसिकली बोला कि आप सिविक पॉलिटिकल स्पेस को थोड़ा ओपन कीजिए, ओपन अप देम बिफोर योर इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो देखिए, जब भी कोई यूएसए की बात आए ना, तो आप यूएसए के बारे में अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं कहीं पे, तो यूजुअली 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो बहुत इंटरेस्टेड हैं ये फ्री नेविगेशन में, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। एक ये बहुत इंटरेस्टेड हैं
आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये स्पेशली जो डेमोक्रेट्स हैं तो बहुत इंटरेस्टेड, ये हर तरह की कंट्री को बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के लिए फोकस करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें अगर आप यूएसए को जानते हैं तो बड़े आसानी से आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए ये आर्टिकल हमने कल भी देखा था, पर हम आज भी इससे रिलेटेड, इंडिया कैन बाय रशियन ऑयल आउटसाइड प्राइस कैप। तो बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की हेड है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज हैप्पी फॉर इंडिया टू कंटिन्यू बाइंग एज मच रशियन ऑयल एज इट वांट्स। GH7 का जो कैप है आप उसे ब्रीच कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम नहीं दे देंगे आपको, आपकी शिप्स को जिसके माध्यम से आप वहां से तेल मंगवा रहे हैं उसकी इंश्योरेंस आपको यूके नहीं देगा। ये बात बस आप याद रखो, आप बड़े सारे फ्रेंड हैं आपके, तो आप उनसे इंश्योरेंस ले लो, आपको जितना तेल करना है इंपोर्ट करिए, ठीक है। तो दे आर वेरी स्मार्ट, ओके। और देखिए इन्होंने कहा है इनका जो बेसिक एम है वो सिर्फ इतना है कि रशिया अनड्यूली एडवांटेज ना उठाए, जितना रेवेन्यू उसको अपना ऑयल बेच बेच के मिले और वो वॉर में लोगों को मारने के लिए यूज करे। तो बेसिकली अगर ये कुछ कुछ कंट्रीज हैं जैसे G7, ये इंपोर्ट ही करना, जैसे यूरोपियन यूनियन है, अगर वो फुली इंपोर्ट ही करना बंद कर देंगी तेल को, तो बहुत हद तक तो उनका रेवेन्यू वैसे ही कम हो जाएगा। अब आपके पास बायर्स ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप बाकी कंट्रीज को लुभाने के लिए रशिया को क्या करना पड़ जाएगा, वो कहेंगे मैं आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, आप प्लीज मेरे से तेल ले लो, इंडिया चाइना बाकी। तो इससे क्या होगा, इनका ये कहना है इससे फिर इंडिया चाइना भी बेनिफिट होंगी, या और कोई भी कंट्री अगर है, तो दिस इज गुड ओनली ना, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है। तो फिर रशिया का तो हमारा ये पर्पज सॉल्व हो जाएगा कि उसको बेफालतू के रेवेन्यूज नहीं मिल रहे जो वो वॉर में लगाने पे खर्च कर सके। दे आर गोइंग टू बी ओके, नाउ दिस वी हैव डन एंड देयर इज नथिंग मच हियर ऑनेस्टली। India to stay fastest growing big economy. This is said by RBI Governor Shaktikant Das जी। उन्होंने सैटरडे को बोला है कि हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी विद अ लाइकली ग्रोथ रेट ऑफ 7% इन 22-23। क्यों? क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल्स है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास क्रेडिट ग्रोथ प्रॉपर है, हमारे पास आप कह सकते हैं जो हम क्रेडिट रिजर्व रखते हैं वो भी, यानी कि जो कैश रिजर्व रखते हैं बैंक्स, वो भी प्रॉपर है, कोई क्राइसिस होने के चांसेस है नहीं, एनपीएस कम होते जा रहे हैं, फिनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी है, बोरोइंग बहुत ज़्यादा है नहीं एक्सटर्नल सेक्टर से, किसी को कुछ वापस नहीं करना, सो वी आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। और चाइना भी अब देखिए एक एज तो डेस्टिनी हमको दे देती है, क्योंकि चाइना है वो भी स्लो डाउन होना शुरू हो गया। एक तो वो स्लो डाउन ऑफ कोर्स हो रहे हैं क्योंकि उनका जो जीरो कोविड पॉलिसी है, एक भी केस नहीं आने देना, जो अभी भी लॉकडाउन चल रहे हैं वहाँ पे। तो लॉकडाउन में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। देयर इज अ सॉन्ग बाय मिस्टर पप्पी लहरी, लेट पप्पी लहरी, जिनका सॉन्ग है जिमी जिमी आजा आजा। सो इन चाइनीज जिमी इज बेसिकली राइस, so they think with a katora in their hands, they're dressed up in saris and with bindis, they are thinking that they're asking for rice in that basically bowl। तो जिमी जिमी आजा आजा, सो दैट अपार्ट, जब मैंने एथिक्स के पर्सपेक्टिव से आपको इसका एनालिसिस दिया था तो मैंने आपको ये बताया था, दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी, ओके, या फिर क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इसलिए क्रिएटिव इकोनॉमी को डेफिनेटली, आई डू नॉट नो कभी भी किसी बजट में या फिर किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए पैकेजेस क्यों नहीं आते हैं, या वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं होती, क्यों नहीं? क्योंकि एक यही ऐसा सेक्टर है, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम म्यूजिक की बात करें, चाहे हम आर्ट्स की बात करें, क्राफ्ट की बात करें, ये दे ट्रांसेंड बॉर्डर्स, दे नो बॉर्डर्स, ये कनेक्ट करते हैं। आप पाकिस्तान और इंडिया में, हम कितने सारे पाकिस्तानी ड्रामास यहाँ पे फेमस हैं, कितने सारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स कोक स्टूडियो के। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ पावरफुल द क्रिएटिव इकोनॉमी इज, okay, in connecting, in ensuring people to people ties, okay। Personalized cell editing used to, now this is very important, this is a major breakthrough I would say। Personalized cell editing used to treat cancer patients study, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिस्पर कैस9 आप जानते ही हैं, क्रिस्पर कैस9 पे भी एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत अलग हुआ है। क्रिस्पर कैस9 यूजुअली क्या होता है, आपको देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी ही है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। ये क्रिस्पर कैस9 तो एक प्रोटीन है। तो देखिए होता क्या है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें जैसे हम जेनेटिक सिजर्स भी कहते हैं, तो इट्स अ कट कॉपी पेस्ट और अ फाइंड रिप्लेस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है, अगर आपको कोई डिसीज है
ठीक है, तो मतलब आपके डीएनए सीक्वेंस में कुछ म्यूटेशन आई है. सो योर डीएनए सीक्वेंस हैज गॉट a bad stretch of DNA. So, which is of course the cause of the disease or the disorder you're facing. Okay, so firstly you will locate the bad stretch, then you would cut it from both the ends. You would remove it because you've cut it now, and then you would replace that bad stretch with a correct usual sequence जो आपके सेल में पहले हुआ करती थी और अब नहीं है. तो इससे क्या किया आपने? इससे आपने बेसिकली डिसीज को ट्रीट कर दिया. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव डन. ओके, तो लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है हमें वो देखना है. यहाँ पे साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी टू इंसर्ट जीन्स. मैंने क्या बताया था, आपने लोकेट किया, कट किया, रिप्लेस कर दिया खुद ही के प्रॉपर यूजुअल जीन से. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखिए, एक होते हैं इम्यून सेल्स. यहाँ नहीं लिखा, सिंस आई एम हियर सो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू समथिंग एडिशनल आल्सो. इम्यून सेल्स में हमने पहले भी देखा है कैसे टी सेल्स होते हैं. जब हमने HIV और एड्स को डिस्कस किया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर मैंने आपको टी सेल्स के बारे में बताया था. तो टी सेल्स होते हैं, ठीक है, टी सेल्स पूरी बॉडी में ब्लड में घूमते रहते हैं. जहाँ भी उनको लगता है कुछ नॉर्मल सा नहीं दिख रहा, नॉर्मल सीक्वेंस नहीं दिख रही, कुछ अलग सा है, तो उसको अटैक करते हैं, उसको किल कर देते हैं, उस तरह के सेल को. ठीक है, तो उस तरह के या फिर एंटीजन को. ओके, तो ये टी सेल्स करते हैं, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी यही है, सिस्टम इम्यूनिटी का. ठीक है, तो बेसिकली अब ये टेक्नोलॉजी किस लिए यूज़ की गई है, पहली बारी यूज़ किया है इस टेक्नोलॉजी को कि आप क्या करेंगे, आप इम्यून सेल्स जो हैं, टी सेल्स जो हैं, उन सेल्स पे अगर आप थोड़ी सी बायोलॉजी जानते हैं ना, तो आपको ये बात पता है, अगर आपने इम्यूनोथेरेपी थोड़ी सी पढ़ी है, बट कीप दैट असाइड फॉर अ मोमेंट. अगर आप जो इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स, यानी कि उस पर कुछ ना प्रोटीन्स होते हैं, वो बड़े स्पेसिफिक हैं, यानी कि वो प्रोटीन्स बेसिकली जिसे हम सेंसिटिव या सेंसर्स कहते हैं, वो क्या करेंगे, वो बेसिकली वही सेंसर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये कैंसर वाला सेल है, या फिर ये सेल पहले कैंसर नहीं हुआ करता था अब बन रहा है, तो फिर इसको अटैक करते हैं, ये जो पर्टिकुलर सेंसरी जो प्रोटीन्स होते हैं. तो बेसिकली लेकिन फिर जो कैंसर या ट्यूमर के अगेंस्ट बैटल है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि एक पॉइंट के बाद ना यूजुअली आप बैटल में हारना शुरू हो जाते हैं. ये इम्यून सेल्स वो डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना बंद हो जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इस CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया गया है, इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इन्होंने बेसिकली इम्यून सेल्स को यानी कि टी सेल्स को पहले निकाला बॉडी में से. अब देखिए बात ये है कि जो प्रोटीन्स है ना, जो इम्यून सेल सबके यूनिक है, आपकी बॉडी में कोई और है, मेरी बॉडी में कोई और है, उसके ऊपर जो प्रोटीन्स लगे हुए हैं हर किसी का यूनिक है. तो मतलब ये पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपी होगी, हर किसी के लिए अलग होगी. ये नहीं कि एक जेनरिक सबके लिए बना दिया अब सब में वही यूज होगा ये सोल्यूशन, नो. तो इसीलिए ये और डिफिकल्ट है और बहुत बड़ा माइलस्टोन है इसको अचीव करना. ठीक है, तो बेसिकली क्या किया आपने, इम्यून सेल्स को निकाल लिया, टी सेल्स को बॉडी में से निकाल लिया. फिर आपने क्या किया, उन सेल्स के ऊपर इंसर्ट कर दिए वो वाले जीन्स जो बेसिकली सेंसरी जो मैं बता रही थी ना आपको, जो टारगेटिंग प्रोटीन्स वाले, वो आपने उसमें इंसर्ट कर दिया. अब आपने इतने सारे आपने क्या किया, खुद के जो इम्यून सेल्स हैं उसको बनने से रोका बॉडी के अंदर, जो भी पेशेंट है, क्योंकि वो तो डिटेक्ट कर नहीं पा रहा, अब वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा ट्यूमर को, तो आपने उसको बनने से रोका, बहुत ज्यादा नहीं बनने दिया. अपने जो आपने उसी की बॉडी में से निकाले हैं और उसको जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया, उनको डालना शुरू किया. अब ये सेल्स क्या हैं, ये सेल्स बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंसर सेल्स को और उनको अटैक कर सकते हैं. तो आपने बेसिकली खुद ही के इम्यून सिस्टम को ऐसा बना दिया, किसके माध्यम से, CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी के माध्यम से. ठीक है, तो CRISPR जीन एडिटिंग टेक्निक हैज बीन प्रीवियसली यूज. पहले इसको CRISPR-Cas को यूज किया गया है ह्यूमंस में कि बहुत सारे स्पेसिफिक जीन्स को रिमूव किया जाए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है इसको यूज किया गया है कि आप खुद ही के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दो अगेंस्ट कैंसर. ओके, आई थिंक ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो मैंने बताया वही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है. आई होप आई कुड मेक इट सिंपल फॉर यू. ओके, अगर आपको वैसे कभी CRISPR-Cas समझना हो, वेल आई डोंट नो इफ आई विल बी डिस्कसिंग बाकी सेक्शंस विजन IS के और नॉट, क्योंकि इस बार तो शायद साइंस वाले सेक्शन में आएगा ही, आई बिलीव. तो अगर हुआ तो फिर हम समझेंगे जरूर. सम कंट्रीज हैव रेजिस्टेड 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल इन COP27 टेक्स्ट सेज US. नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम US ओनली. वही इस तरह आगे बहुत बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं. ओके, अब इन्होंने बोला है US के जो बेसिकली स्पेशल UN स्पेशल यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसिकली स्पेशल क्लाइमेट एनवॉय हैं जॉन कैरी, उन्होंने बोला है कॉन्फ्रेंस पे बेसिकली कि COP27 की कॉन्फ्रेंस पे कि कुछ कंट्रीज हैं, आई एम नॉट सेइंग बड़ी सारी कंट्रीज हैं, थोड़ी सी कंट्रीज ऐसी हैं जो बेसिकली चाहती हैं कि जो ग्लोबल गोल है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, उसे ऑफिशियल टेक्स्ट में COP27 समिट की जो निकल के आएगा उसमें ना मेंशन किया जाए, ऑफिशियल डिक्लेरेशन कुछ भी आएगी जो. ठीक है, क्योंकि ये टारगेट उनको लगता है कि अचीव नहीं हो पाएगा, उन पर बेफालतू का बर्डन आएगा इकोनॉमिक एंड अदरवाइज. ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स अग्रीड. अब ये 1.5
1.5 डिग्री सेल्सियस का हम देख चुके हैं ऑलरेडी। पेरिस एग्रीमेंट में इस पे अग्री किया था, वी हैड जीरो डाउन ऑन इट। Many developing countries have demanded the establishment of a loss in, अब देखिए साथ ही में आपको पता है लॉस एंड डैमेज फंड की बहुत बड़ा मांग रखी जा रही है, बहुत सारी कंट्रीज ने रखी है कि बेसिकली ये कंट्रीज इसमें फंड में डिपॉजिट करें, फिर इसको कैश डिस्बर्स इस फंड से किया जाए, जो भी कंट्रीज हैं बेसिकली जो रिकवर कर सके डिजास्टर से एंड ऑल ऑफ दैट। तो मिस्टर कैरी ने बोला है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स तो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर सकता इस तरह के फंड को। हम तो चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग बड़े सारे फंड है, यूएन क्लाइमेट फंड है, इन चीज़ों को यूज़ करो, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं यूज़ करते। तो इन्होंने बोला यूएस से तो आप बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करिए, दिस इज नॉट जस्ट हैपनिंग। साथ ही में मैक्सिको ने क्या कहा है कि हम स्ट्रेंथन करेंगे एमिशंस कटिंग एफर्ट्स को एज अ पार्ट ऑफ इट्स $48 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके सेपरेटली अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे इजिप्ट में, क्योंकि ये हो रही है शर्म अल शेख में, तो वहाँ पे एक ऑलरेडी बहुत सारा पॉलिटिकल क्राइसिस है वहाँ पे इजिप्ट में। तो वहाँ पे एक there was this a woman who actually is fighting against the government and demanding the release of her brother। तो उन्होंने बेसिकली क्योंकि हर नेशन वहाँ पे आ रहा है, कह रहे क्लाइमेट जस्टिस तो बात की बात है, पहले ह्यूमन राइट्स, ठीक है, आप ह्यूमन राइट्स तो होते हैं, यहाँ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जितना भी लोग आपके खिलाफ बोलते हैं आप उनको जेल में डाल देते हो। सो ह्यूमन राइट्स फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे जितने भी जब यूएन समिट्स होते हैं ना, तो बहुत सारा जो कंट्री स्पेसिफिक लोग होते हैं वो बाकी देशों को ये दिखाना चाहते होते हैं कि आप जिस कॉज पे बात कर रहे हो कॉज अच्छा है, पर ये कंट्री की जो सरकार है वो तो बेसिक ह्यूमन राइट्स तो फोकस करती नहीं। तो ये बहुत आप समझ सकते हैं बहुत इफेक्टिव टैक्टिक होता है। Ukrainian police broadcasts return to Kherson, FM says the war goes on। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है यहाँ पे समझाने वाला। आपको पता है खरसोन फाइनली they have take up this from Russia, यूक्रेन। तो यूक्रेनियन पुलिस वहाँ पे आ गई है, पुलिस ऑफिसर्स ब्रॉडकास्ट वहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एज यू नो दैट रशिया हैज फाइनली withdrawn their troops from there, preparations in full swing for a month-long Kashi Tamil संगमम। तो देखिए ये चीज़ हम देख चुके हैं जब मैंने आपको बोला था कि जो बेसिकली टूरिज्म है, टूरिज्म पे बेसिकली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन दिस सेक्टर, देयर इज अ लॉट ऑफ इट। धर्मशाला डिक्लेरेशन हमने देखी है, हमने देखो अपना देश देखा है, और बहुत सारे इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं टूरिज्म के ऊपर, बहुत सारे प्लान्स हैं जो G20 के जितने भी नेशंस होंगे हम उनकी विजिट प्लान कर रहे हैं। सबसे फेमस सिटीज़ जो इंडिया की हैं कल्चरल हेरिटेज के मामले में, तो वो भी, ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0, ये सारी चीज़ें हमको लिखनी है, ऑफ कोर्स मेंशन करनी है। बहुत सारे इनोवेटिव एग्जांपल्स मैंने खुद की तरफ से भी दिए थे आपको कि कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रूर लिख सकते हैं कि ये जो तामिल संगमम, काशी तामिल संगमम, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या होगा। बेसिकली काशी विश्वनाथ इज इन यूपी, वाराणसी, एंड ऑफ कोर्स तामिल के बहुत सारे बच्चे तमिलनाडु से ट्रेन के माध्यम से वहाँ जाएंगे। दे वुड बी tour of these students, 200 students above the age of 18 from various districts of Tamil Nadu will be among the 2500 delegates at the event, apart from experts and opinion makers। बहुत सारी फिल्म्स दिखाई जाएंगी उन्हें, बहुत सारी तरह की चीज़ों पे आप कह सकते हैं एनलाइटन किया जाएगा। सो देयर इज नॉट मच इनटू इट। ऑफ कोर्स आपको ये बात समझनी है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स इंटर कंट्री टूरिज्म भी बहुत इंट्रा कंट्री टूरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर शॉर्टेज एट एकलव्य स्कूल्स विल बी फिक्स्ड सून। मुंडा, ये किन्होंने कहा है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा, जो अर्जुन मुंडा जिनके हेड है बेसिकली, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर आई मीन टू से, उन्होंने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहॉल है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की, उसको हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल, विच इज़ बेसिकली एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द मैसिव टीचर शॉर्टेज फेस्ड बाय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ऑफ कोर्स दिस, ये बेसिकली क्या है, हर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कुछ सर्टेन पॉपुलेशन के अबव है, ताकि बच्चे को प्रॉपरली रहना खाना सब कुछ मिले। साथ ही में रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ कोर्स दे विल स्टे देयर एंड दे वुड गेट एडुकेटेड। तो वहाँ पे टीचर की शॉर्टेज होना, आप खुद सोचिए। आपका देखिए बात ये है, एजुकेशन शुड रीच द लास्ट पर्सन, ऑफ कोर्स इट शुड। और आपको जब ये बात पता है कि जितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज्ड हैं, बिकॉज गिवन अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, गिवन द फैक्ट दैट they've chosen to remain isolated, of course not chosen, maybe you have neglected or whatever, but the fact is कि इनके कुछ सेक्शंस हमारी देश के ऐसे हैं, ह्यूमैनिटी के भी, जिन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अभी चीज़ें पहुँची नहीं है और वहाँ पे आप शॉर्टेज होने दे रहे हो। इट इज़ समथिंग डेफिनेटली शुड बी डेल्ट विद एट द अर्लीस्ट। अगर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, वहाँ पे भी वाई आर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, वाई अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट इज नीडेड देयर, बिकॉज
you know that they were neglected for a long time, so you have to act a little extra on them. Okay, so the Hindu reported in September that in 378 Eklavya model residential schools functioning at the time, only about 4,000 teachers were employed, contractual, temporary, permanent, as against kitni chahiye recommended by nests kitni hai 11,340. So compare 7,340 का gap है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का ओवरऑल कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड एंड इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रॉपर लेटर एंड स्पिरिट. Commuters shunned the fast Mumbai water taxis for the high ticket rate. अब देखिए कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि इंटरनल जो वाटरवेज हैं, है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट हम बहुत बार कहते हैं जब आप पढ़ते हैं वाटरवेज का कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, दिस यू रीड इन GS3, तो हम बहुत बार कहते हैं क्योंकि इतनी सारी रिवर्स हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन का इसको क्यों नहीं बना सकते, जबकि जो शिप है या फेरी सर्विसेज हैं सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये बात आपको पता है ना, तो फिर क्यों नहीं. तो पर आप समझ के देखिए, उसको थोड़ा अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा. जो वाटर टैक्सीज बेसिकली जो नवी मुंबई में लाई गई हैं, तो वो दे आर वेरी कॉस्टली. ठीक है, तो इसको किसी तरह से क्या उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ा रही है, जब एक से दूसरी जगह जाने में आप सिर्फ 1 वे का 200 रुपये ले रहे हैं, कई जगहों पे 1 वे का 750 रुपये ले रहे हैं, तो इट्स वेरी कॉस्टली. अगर कोई काम के लिए रोज़ अगर यूज़ करने लग पड़ा तो बंदे की सैलरी से भी ज़्यादा इसी में चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ही. ओके. Alright, now Saudi PM takes off Delhi visit, official site scheduling difficulties in both hands. Now, of course, हमें ये पता था कि मोहम्मद बिन सलमान MBS हमने देखा था कि विजिट करने वाले थे दिल्ली, और क्योंकि ये G20 जा रहे हैं तो उसके रास्ते में इनका प्रॉपर एक टूर पैकेज है कि कहाँ कहाँ ये जाएंगे. तो दिल्ली वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ दोज डेस्टिनेशंस, और वी वर एक्सपेक्टिंग कि मिस्टर मोदी मिलेंगे और काफ़ी डिस्कशंस, बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये मीट. अब देखिए ये दिल्ली तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि मिस्टर मोदी इज ऑल्सो बिजी बिकॉज ही इज कैंपेनिंग फॉर गुजरात इलेक्शंस, एंड सो इज मोहम्मद बिन सलमान, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रायोरिटीज आर देयर फॉर हिज गवर्नमेंट एंड फॉर हिमसेल्फ एज अ पर्सन. ठीक है, तो फाइनली ये लोग G20 समिट की साइडलाइंस पे मिलेंगे, और इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी बीजेपी स्पोक्स पर्सन जो थी प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, जो नुपुर शर्मा जो कॉन्स्पिरेसी है, जो काफ़ी ज़्यादा ओपन आउटलैश देखा था हमने गल्फ नेशंस, जो हमारे गल्फ फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा हमारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट देखा था स्पेसिफिकली कि माइनॉरिटी राइट्स वहाँ पे नहीं सही से प्रोटेक्टेड एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो इसके बाद मिस्टर मोदी का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोबारा हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, इट इज़ गुड, इट शुड हैपन एट द अर्ली, शुड हैपन एट द अर्लीस्ट. तो इन्होंने कहा है कि फाइनली हम G20 में तो देखेंगे, और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके दोबारा दिल्ली में एक ट्रिप जब भी इनकी पॉसिबल होगी वो होगी. ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये जो टूर था मोहम्मद बिन सलमान का, ही वॉज टू ट्रेवल टू इंडिया, Indonesia for G20, South Korea for a bilateral visit, then Thailand for the APEC summit. APEC summit is also very important, and then South Korea. ठीक है, तो APEC summit को भी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे. तो पाकिस्तान में भी ये कह रहे थे, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के वहाँ भी आने वाले थे, और वहाँ पे भी रीस्केड्यूल हो गई अब इनकी जो मीटिंग है. सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स दे हैव, आप कह सकते हैं इस्लामिक सॉलिडारिटी का सबसे बड़ा मुद्दा है इन दोनों के बीच में, और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के आज तक बहुत सारे इलेजिटिमेट चीज़ों को भी फंड किया है. देखिए सऊदी अरेबिया खुद तो नहीं मिसाइल्स बना सकता था, बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, इनको नहीं था ऐसा, तो लेकिन इन्होंने पाकिस्तान जो जिनका रीज़न ये था कि इंडिया हमारा नेबर है और इंडिया हमारे अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है, तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने के लिए पैसा दे दो. अब सऊदी अरेबिया और चाइना ही दो कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बेसिकली उनको एक, आप कह सकते हैं हेल्प, एड कह सकते हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है. तो इसीलिए इस एंगल से भी देखिए सऊदी अरेबिया के प्रति हमारा रिश्ता होना अच्छा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चाइना का भी दोस्त है. ठीक है, Saudi Arabia's Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman cancelled a planned visit to Delhi on Sunday due to scheduling issues on both sides, according to sources. While the visit was not officially announced, it has been under planning for several weeks now. Alright, now ये सब कुछ हमने देख लिया. ये हाफ डे विजिट होने वाली थी अगर ये दिल्ली में आते हैं, और बहुत सारे इश्यूज पे हम डिस्कशन देखते हैं. एनर्जी कॉर्पोरेशन, ऑफ कोर्स तेल हम वहाँ से लेते हैं, ऑयल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एज वेल एज अदर एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. तो साथ ही में देखिए जो हमारे गल्फ फ्रेंड्स हैं जैसे UAE, उनके साथ जो हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बहुत सारा डायस्पोरा यहाँ रहता है, तो इनके साथ अच्छे रिश्ते होना, स्पेशली कितने लोग हैं आप जानते हैं जो केरला से यहाँ पे नर्सेज कितनी सारी हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रिलेशन विद देम. कतर के साथ मैंने आपको बताया था कि कतर में कितने सारे
माइग्रेंट्स हैं जिन जो काफ़ी अनहाइजीनिक सिचुएशंस में रह रहे हैं। तमिलनाडु ऑल पार्टी मीट रिजॉल्व्स टू फाइट रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस वर्डिक्ट। तो जैसे कि रिव्यू पिटिशन का हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, रिव्यू पिटिशन क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ईडब्ल्यूएस वर्डिक्ट आया है जिसमें उन्होंने अपहोल्ड किया है किसको, कि 10% जो रिजर्वेशन है बिल्कुल सही है, इट्स गुड, इट समहाउ डज नॉट ब्रीच दैट 50% का टारगेट, क्योंकि जो इंदिरा साहनी जजमेंट में 50, अगर आपने इंदिरा साहनी जजमेंट और जो अभी ईडब्ल्यूएस कोटा जजमेंट आई है उसमें अगर आपने डिफरेंस प्रॉपरली समझना है कि क्या 4 कोर इश्यूज थे जिस पे बातचीत हुई उस जजमेंट में, जो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर किस तरह के बेसिक स्ट्रक्चर को ये ब्रीच करने की बात कर रही थी, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो एक और वीडियो है जिसे मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी एक्चुअली वर्थ योर टाइम। तो फाइनली उसके अगेंस्ट जिन्होंने रिव्यू पिटिशन, जो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, उनकी पार्टी है डीएमके, उनके द्वारा रखा गया बेसिकली ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ, इस जजमेंट के खिलाफ, क्योंकि उनका जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है। क्योंकि देखिए बहुत सारे मैटर्स हैं, अगेन आई वुड से रिव्यू पिटिशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ही खुद के दिए गए एक जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, ठीक है, तो यही है, तो आप देख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।